नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका। आज मुकाबला आरसीबी वर्सेस एसआरएच जो कि थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लतिका हमें बताएंगे उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, किस टीम के ज्यादा जीतने के चांसेस हैं। लेकिन लतिका, कल मैदान में बहुत कुछ हुआ। पहले जॉश बटलर का शतक आया, फिर रोबिन पावेल के 3 छक्के आए और उसी तीसरे छक्के में ड्रामा भी बहुत ज्यादा हुआ। लोग कह रहे हैं ऋषभ पंत ने अच्छा नहीं किया। अब लतिका इसका जवाब देगी, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, खुद अंदाजा लगाइए बॉल नो बॉल थी या नहीं थी, और फिर ऋषभ पंत ने जो किया क्या वो सही था। रिपोर्ट देखिए। शानदार रॉयल्स के आगे ढेर हुए कैपिटल्स। बटलर का तूफान, टॉप पर पहुंचा राजस्थान। नो बॉल को लेकर अंपायर पर फायर हुए पंत। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, उसमें रोमांच का तड़का और लग रहा है। उसी रोमांच के तड़के से भरपूर एक और मुकाबला देखने को मिला दिल्ली और राजस्थान के बीच, जिसमें फैंस को सब कुछ देखने को मिला। इस हाई स्कोरिंग मैच में फैंस ने लंबे लंबे छक्के देखे, तो साथ ही देखा नो बॉल का ड्रामा और उसके बाद पंत का गुस्सा। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला राजस्थान की जीत से ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर सुर्खियों में है, जो आखिरी ओवर में एक नो बॉल नहीं देने को लेकर हुआ। दरअसल आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 6 गेंदों पर 36 रन बनाने थे। रोबिन पावेल ने पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर दिल्ली की उम्मीदें जगा दी। खास बात यह रही कि गेंदबाज ओवेन मैकवे की तीसरी गेंद फुल टॉस थी, जिसे दिल्ली की टीम ने नो बॉल देने की मांग की, लेकिन मैदानी अंपायर ने उसे नो बॉल नहीं दिया। खिलाड़ी बार बार अंपायर से नो बॉल के लिए थर्ड अंपायर से चेक करने की मांग करते रहे, लेकिन नियम के मुताबिक मैदानी अंपायर फैसला नहीं बदल सकते थे। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत का वो रूप दिखा जो अमूमन दिखता नहीं है। पंत ने दोनों बल्लेबाजों को मैदान से बाहर बुलाने का इशारा कर दिया। बल्लेबाज वापस भी आने लगे, लेकिन इसके बाद कोच आमरे अंपायर के पास गए। दिल्ली के गेंदबाजी कोच शेन वॉटसन ने भी पंत के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ और मैच शुरू हो पाया। लेकिन इसके बाद रोबिन पावेल वो करिश्मा नहीं दिखा सके और दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट पर 222 रनों का स्कोर खड़ा किया, जहां जॉश बटलर ने इस सीजन का अपना तीसरा शतक जड़ते हुए शानदार 116 रनों की पारी खेली। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 54 रन बनाए। वहीं कप्तान संजू सैमसन के बल्ले से 46 रनों की नाबाद पारी निकली। 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 207 रन ही बना सकी, जिसमें कप्तान ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 44 रनों की पारी खेली। उनके अलावा ललित यादव और पृथ्वी शॉ ने 37 रनों का योगदान दिया। तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट झटके। दिल्ली और राजस्थान की टीमें जब जब टकराती हैं, तब तब मैच रोमांच से भरा होता है। इस सीजन से पहले दोनों टीमें 24 मुकाबलों में आमने सामने आई थी, जिसमें से दोनों ने 12-12 मैचों में बाजी मारी थी। लेकिन अब यह रिकॉर्ड 12-13 का हो गया है और राजस्थान का पलड़ा ऊपर हो गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो आखिरी ओवर में चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 36 रन, यानी कि 6 छक्के लगाने थे। 3 छक्के लगाए रोबिन पावेल ने, बॉलिंग करा रहे थे ओवेन मैकवे। अब ये जो तीसरी गेंद थी, अब लतिका हमें बताएंगी, वेस्ट साइड से ऊपर तो नजर आ रही थी, नो बॉल थी नहीं थी, आपको क्या लग रहा है? रवीश, ये देखिए, ये फैसला जो है ना, ऑन फील्ड जो एम्पायर्स होते हैं उनका ज्यादा बेहतर जजमेंट होता है कि वो किस तरह से बॉल को जज कर रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए ना मुझे लगता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत को कोई ऑब्जेक्शन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर था तो जो क्रीज पे हैं पावेल वहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो लेग एम्पायर को जाके या मेन एम्पायर को जाके ये बात बोल सकते थे कि ये नो बॉल है, आप प्लीज चेक कराएं। उन्होंने तो मुझे लगा रियलाइज भी नहीं किया एक्चुअल में। वो रियलाइज तभी हुआ जब डगआउट में हल्ला मचने लगा, जब सब प्रवीण आमरे बोलने लगे, ऋषभ पंत बोलने लगे कि नो बॉल है। बात करिए। इस तरह का जो डिसीजन है वो ऑन फील्ड एम्पायर ही करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं कि थर्ड एम्पायर के पास हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नो बॉल थर्ड एम्पायर जरूर चेक करता है, यहाँ पर हर नो बॉल चेक करता है। लाइन वाली करता है ना, वेस्ट साइड वाली तो नहीं, वेस्ट साइड वाली नहीं करते हैं, वो रेफर जाता है। तो ये जो दखलंदाजी हुई ना कल के मैच में षभ पंत के द्वारा, ये थोड़ा क्रिकेट के लिए बेहतर इंडिकेशंस नहीं है कि आप इस तरह से ऑन फील्ड एम्पायर को थोड़ा सा कहते हैं ना कि डिसीजन उनके हैं,
आप बाहर से गेम देख रहे हैं, आप जज नहीं कर सकते अंदर किस तरह नहीं लतिका, सबसे बुरा ये लगा कि जो ऋषभ पंत ने जो एक एक्शन किया कि उन्होंने टीम को, आप टेस्ट मैच में देखते हैं कि डिक्लेयर किया जाता है, कप्तान बोलता है आ जाओ भैया अंदर आ जाओ, यहाँ पे ऋषभ पंत कह रहे आइए आइए, और फिर शार्दुल ठाकुर उनके पीछे, उनका एक्शन ऐसा था कि पहले रुकिए, लेकिन उन्होंने देखा मेरा कप्तान कह रहा है, वापस आई, तो वो भी खिलाड़ियों को वापस बुलाने लगे। अब ये मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही है, ये मोहल्ले की गली की क्रिकेट नहीं हो रही है। आप आईपीएल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वहां पे खेल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मैं नहीं खेल रहा भाई। बिल्कुल, और देखिए यहाँ इंटरनेशनल लेवल के आपके पास प्लेयर हैं, सब इंटरनेशनल लेवल का एक सेटअप है आपके पास। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाहर के इस तरह के जो आप डिसीजन लेते हैं या बाहर से वेव कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को बुला रहे हैं, एक मोमेंटम को ब्रेक कर रहे हैं। वहाँ पावेल ऑलरेडी 3 छक्के लगा चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फर्क पड़ रहा था कि बॉल कहाँ आ रही है। उन्हें ये फर्क पड़ रहा था कि इस मोमेंटम में जो ब्रेक हुआ ना, वहाँ फर्क पड़ा, और डीसी जो है ना हारी ये मैच। अगर वो मोमेंटम में ही पावेल खेलते रहते तो यहाँ चांसेस थे डीसी के, क्योंकि मकॉय एक अंडर प्रेशर आ गए थे। और अश्विन ने भी ये बात कही कि जब वो टाइम मिला ना पूरी टीम को, तो वो थोड़ी सी जो नर्व्स थी उनके कंट्रोल में आई, और मकॉय को थोड़ा टाइम मिला सोचने के लिए। पावेल जो एक रिदम में थे, उनका रिदम ब्रेक हुआ, काफ़ी चीज़ें घटी यहाँ पर ऋषभ पंत के इस एक्शन की वजह से। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें करना शोभा भी देता है, क्योंकि ये एक जेंटलमैन गेम हम लोग कहते हैं इसको, और इस तरह की चीज़ें आप ऑन फील्ड एम्पायर, जेंटलमैन विमेन गेम भी है, विमेन गेम भी है, वो तो है, लेकिन इस तरह की ना चीजें ऑन फील्ड एम्पायर को आपको सौंप देनी चाहिए कि वो किस तरह से जज कर रहे हैं बॉल। आप बाहर बैठ के जज नहीं कर सकते बॉल। क्या आपको लग रहा है लतिका कि थोड़े पॉइंट्स जो एक इमेज बनी हुई थी ऋषभ पंत की, वो पॉइंट्स इन्होंने गंवाए हैं? क्योंकि अब ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इमैच्योरिटी यहाँ पे शो कर गए ऋषभ पंत, और जो कि लोग उनके फैंस हैं जो चाहते हैं कि किसी दिन वो इंडिया को लीड करें, वाइस कैप्टन उनको देखना चाहते हैं या कैप्टन उनको देखना चाहते हैं, क्या कुछ पॉइंट्स लूज किए ऋषभ पंत ने उस रेस में कि आज कल लोगों को लगेगा यार ये खिलाड़ी मैच्योर है, ऐसा बिहेवियर कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है बाद में? देखिए ऋषभ पंत के लिए ना ये एक लर्निंग फेज है, ठीक है, इन चीजों से भी वो सीख रहे हैं कि आज उनसे ये घटना घटी है, इस तरह के रिएक्शन उन्होंने दिए फील्ड पे, तो ये चीजें सीखेंगे। उन्होंने बोला भी कि मोमेंट ऑफ द हीट में उन्होंने इस तरह की हरकत की, उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग ये मैच जीत सकते हैं, और एक एम्पायर के डिसीजन की वजह से मैच हम हार गए। तो ये चीज़ें एक लर्निंग फेज में है, अभी यंग हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ों का अगर जल्द से जल्द वो चीज़ें सीखेंगे तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल ज़रूर हो सकता है कप्तानी के लिए रवीश यहाँ पर। और यहाँ पे लतिका फिर फाइन भी लगाया गया, 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया ऋषभ पंत के ऊपर, और 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया शार्दुल ठाकुर के ऊपर, और प्रवीण आमरे पर जो एक मैच का बैन भी लगा दिया गया। अब प्रवीण आमरे सोच रहे होंगे यार मुझे तो कप्तान ने भेजा, मैं फालतू में फंस गया और एक मैच का मेरे ऊपर बैन भी लगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी रवीश यहाँ पर कि स्टाफ में जो भी थे, वॉटसन भी वहाँ बैठे थे, अजीत आगरकर भी बैठे थे, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो चुपचाप वहाँ बैठे थे। सिर्फ ऋषभ पंत एक दिख रहे थे कि ऑब्जेक्शन कर रहे थे एम्पायर के उस फैसले का जो नो बॉल नहीं दी थी। तो मुझे लगता है कि वो इतने सीनियर प्लेयर्स वहाँ पे बैठे, एक्सपीरियंस्ड आपके स्टाफ, अब स्टाफ मेंबर्स में वो जुड़ चुके हैं, वो वहाँ कोई भी एक्शन नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है कि गेम ठीक चल रहा है, और जो फैसला लिया जाएगा वो ऑन फील्ड एम्पायर ही लेगा। अगर उनको लगता है तो वो थर्ड एम्पायर के पास जाएंगे, रेफर करेंगे, नहीं लगता है तो गेम ऑन रहना चाहिए। अमूमन इस केस में क्या होता है कि अगर नो बॉल पे, वेस्ट साइड की जो नो बॉल है उस पर अगर खिलाड़ी आउट होता है तभी वो नो बॉल चेक की जाती है, अदरवाइज हर वेस्ट साइड के लिए अंपायर नो बॉल को चेक नहीं करते हैं। लेकिन खैर दोस्तों, यहाँ पर जैसे लतिका ने कहा कि शेन वॉटसन उनको समझाने आए, जॉश बटलर जो फील्डिंग कर रहे थे वो भी समझाने आ गए। इस दौरान वैसे हमने जॉश बटलर की चर्चा नहीं की, उन्होंने अपना तीसरा शतक भी लगा दिया और आईपीएल में 491 रन विद ऑरेंज कैप हो गए, और लोग यही पूछ रहे हैं कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या जॉश बटलर। चलिए दोस्तों, अब आज दूसरे मैच की बात करते हैं। आरसीबी के सामने है सनराइजर्स हैदराबाद, और दोनों की कैंपेन काफी अच्छी चल रही है। स्पेशली सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का चौका लगाया, क्या आज जीत का पंच लगेगा? देखिए रिपोर्ट। रॉयल चैलेंजर्स बनाम दमदार सनराइजर्स, जीत का पंच लगाएगी हैदराबाद। कोहली बरसाएंगे रन या टीम को करेंगे तंग? आईपीएल का 36वां मुकाबला टूर्नामेंट में अब तक कमाल का प्रदर्शन कर रही दो टीमों के बीच हो रहा है। लगातार 4 मैच जीतकर जहां सनराइजर्स अपनी चमक जबरदस्त तरीके से बिखेर रहे हैं,
तो पिछले 5 मुकाबलों में से 4 जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सबको शानदार टक्कर दे रहे हैं। अच्छी फॉर्म में चल रही हैदराबाद का सामना अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से है। अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में आरसीबी ने 5 मैच जीते हैं। बात टीम की करें तो अनुज रावत और विराट कोहली के बल्लों से रन न निकलने के बावजूद दूसरे बल्लेबाजों ने उसकी भरपाई की है। किंग कोहली की फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय है। पिछले मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे। ऐसे में कोहली के फैंस उनसे जल्द लय में आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कप्तान फैफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल की जोड़ी विरोधी गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ा रही है, तो दिनेश कार्तिक का बल्ला हर मैच में आग उगल रहा है। और हैदराबाद की मजबूत गेंदबाजी के सामने भी डीके के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं बेंगलुरु का गेंदबाजी आक्रमण भी टीम के बल्लेबाजों का साथ दे रहा है। आईपीएल 15 में अगर विराट कोहली के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो विराट कोहली ने 7 मैचों में 119 रन बनाए हैं। इस दौरान विराट कोहली का बेस्ट स्कोर 48 रन का रहा है। वहीं दिनेश कार्तिक ने 7 मैचों में 210 रन बनाए हैं, जिसमें दिनेश कार्तिक का बेस्ट स्कोर 66 नाबाद है और औसत 210 का। डु प्लेसी ने 7 मैचों में 250 रन बनाए हैं, जिसमें डु प्लेसी का बेस्ट स्कोर 96 रन का है। दूसरी तरफ केन विलियमसन की कप्तानी में हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास की सबसे यादगार वापसी की है। शुरुआती 2 मुकाबलों में सनराइजर्स जिस बुरी तरह से हारे थे, लगा था कि यह टीम सबसे पहले एलिमिनेट होगी, क्योंकि टीम के पास टी20 स्पेशलिस्ट के रूप में कोई बड़ा नाम नहीं था। ऐसे में राहुल त्रिपाठी और एडिन मार्करम जैसे बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और लगातार रन बनाना शुरू किया। वहीं टीम का मजबूत पहलू गेंदबाजी है। भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक की गेंदबाजी की धार का कोई तोड़ नहीं है, तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन पुरानी रंगत में लौट आए हैं। वो जिस तरीके से बल्लेबाजों को बोल्ड कर रहे हैं, ये उनकी शानदार लय और काबिलियत को दिखाता है। केन विलियमसन ने इस सीजन खेले 6 मैचों में 127 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। विलियमसन का स्ट्राइक रेट 94.77 का है। वहीं राहुल त्रिपाठी ने 6 मैच खेलकर 205 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। त्रिपाठी का बेस्ट स्कोर 71 रन का है। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 173.72 का है। वहीं टी नटराजन ने 6 मैचों में 12 विकेट अपने नाम लिए हैं, जिसमें 37 रन देकर 3 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। लीग स्टेज के मुकाबले आगे बढ़ने के साथ साथ प्लेऑफ की रेस भी रोमांचक होती जा रही है। ऐसे में दोनों ही टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर एक कदम और आगे बढ़ना चाहेंगी। आईपीएल में अब तक दोनों टीमें 20 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें एसआरएच 11 और आरसीबी 8 जीत चुकी हैं। रिकॉर्ड एसआरएच का बेहतर है और वो इस समय अच्छी लय में है। ऐसे में इस मुकाबले में जीत के लिए रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो आज है सुपर सैटरडे का दिन और आज है 2 मुकाबले। एक मुकाबला तो चल रहा है जीटी वर्सेस केकेआर, जो कि बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ गया है। आंद्रे रसेल वैसे बैटिंग करने आ गए वहां पर, लेकिन दूसरा मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच, यानी कि एक तरफ फैफ डु प्लेसी, दूसरी तरफ केन विलियमसन और विराट कोहली बीच में उनके बल्ले से कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले जो मैचेस हम देख रहे हैं लतिका, विराट कोहली इज आउट ऑफ फॉर्म। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके फैंस की आज कुछ करें या फिर ब्रेक ले लें, वो भी जैसा रवि शास्त्री कह रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है हर बार मैं यही बोलती हूँ कि आज विराट कोहली रन करेंगे। 100 मैचेस हो गए, 100 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, विराट कोहली के बल्ले से 100 नहीं आया। आज 101वां मैच है। कोई बात नहीं, ये टी20 का फॉर्मेट है। 100वां टेस्ट मैच भी निकल गया। कोई बात नहीं, अभी जिस फ्रेम में वो गुजर रहे हैं ना, जिस फेज से वो गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस फेज से भी वो उभर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मैं हर बार बोलती, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी भी की है। अपने जो कैरियर है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये छोटा एक फेज है उनके कैरियर का, ये भी निकल जाएगा रवीश। अभी नहीं तो कल निकलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी ने अब उनसे आगे देखना शुरू कर दिया है। आरसीबी को ये पता है कि हमारा एक मेन बैट्समैन इज नॉट इन फॉर्म, इज आउट ऑफ फॉर्म। सो कैप्टन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, डु प्लेसी ने, देन दे हैव दिनेश कार्तिक, और कैमियोज भी आ रहे हैं कि भैया मैक्सवेल की तरफ से भी इनिंग आ जा रही है। सो मतलब उनके पास फायर पावर है। 2 ऊपर अगर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, एक विराट और एक अनुज रावत, जो शायद उनके लिए कंसर्न हो सकते हैं आरसीबी के लिए। बिल्कुल। और देखिए, स्टार्टिंग में डु प्लेसी ने अपना 96 रन बनाए लास्ट मैच में। वहां पर ओपनर अगर उनका साथ देते अनुज रावत तो और भी अच्छा रहता। विराट कोहली एक कह सकते हैं कि
बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काटता है जब आपका फेज इस तरह का चल रहा होता है। सही बात तो है। पहली ही बॉल उन्होंने खेली और सीधा पॉइंट के हाथ में थमा दी। तो ये कह सकते हैं रविश वो इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए हमें कभी दिखे नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और चेस करना उनको बहुत पसंद भी रहता है। पहले बल्लेबाजी करते तो अच्छा रन रेट सेट करना उनको अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बस कमी किस चीज़ की है, एक इनिंग की। समय बिताने को नहीं मिल रहा है उनको क्रीज पर। लतिका, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि संजय बांगड़ ने इतना ओवर किया विराट कोहली के साथ। मैंने उनके खुद बैटिंग ड्रिल्स देखे हुए हैं और विराट कोहली ने खुद इतनी तारीफ की है संजय बांगड़ की। ही इज देयर इन द ड्रेसिंग रूम, ही इज देयर इन द डगआउट, बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। और जब संजय बांगड़ कमेंट्री कर रहे थे वो तब इतनी सारी बातें बोल रहे थे कि विराट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नाउ इज इन द डगआउट, नाउ इज इन द ड्रेसिंग रूम, बट अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। देखिए, आप जब कोई टूर्नामेंट चल रहा हो ना, उसके बीच में इंप्रूवमेंट लाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं कि आपको रन्स बनाने, आपको इस तरह से रन्स, ऊपर से क्या है T20 फॉर्मेट है, IPL है, बहुत प्रेशर रहता है IPL का हमेशा बल्लेबाजों के ऊपर। तो यहाँ वो काम जरूर कर रहे होंगे। आपने उमरान मलिक की भी बात सुनी थी लास्ट मैच में, उन्होंने भी कहा था कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ अपनी गेंदबाजी पे, कहीं पर अब आके मुझे लग रहा है कि मैं सही बॉलें डाल पा रहा हूँ। तो ये जो प्लेयर्स का एक फेज होता है ना, वर्कआउट करते रहते हैं वो, और किस मैच में वो क्लिक करेगा वो हमें अभी तक पता नहीं। मुझे तो लगता है कि आज के मैच में क्लिक कर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा RCB के लिए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की बल्लेबाजी की कमी है। नीचे देखिए आप, दिनेश कार्तिक कितना अच्छा कर रहे हैं, मैक्सवेल बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ओपन से अगर आपको 30-35 और रन्स जुड़ जाए ना वहाँ पर, तो दूसरी टीम के लिए थोड़ा सा खतरा होगा। 200 के पार ये स्कोर जा सकता है, 180-190 तो आराम से बनाएंगे। और यहाँ पे लतिका, SRH की हम बात करें तो उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। जैसे पिछले मैच में आपने देखा होगा जिस तरीके से उमरान मलिक ने एक्सप्रेस गेंदबाजी की थी, देन उसके बाद उनके पास जो गेंदबाज है नटराजन, भुवनेश्वर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सो दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाते हैं। और यही हमने देखा है SRH के साथ कि सारे मैच चेस करते हुए जीत रहे हैं। और आज भी सोच रहे होंगे कि टॉस जीत जाए, भैया पहले गेंदबाजी लो, दूसरी टीम को 150 और 170 के बीच में रोको एंड देन चेस करो, आराम से मैच जीतो। देखिए, उनके भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है रविश यहाँ पर। बल्लेबाजी में देखिए फिर से वही हो रहा है, ओपन के 2-4 बल्लेबाज हैं, उनसे इतने रन्स आ नहीं रहे हैं, बीच में आके फिर पारियां संभालते हैं, मिडिल ऑर्डर पर आते हैं। लेकिन आप भुवनेश्वर की बात करें, उमरान मलिक की बात करें, वहाँ पर नटराजन की बात करें, तो सभी गेंदबाज बड़े कॉन्फिडेंट भी है उनके पास, मार्को बिल्कुल येंसन है। तो ये सारे बॉलर्स ना बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उमरान मलिक को हमने लास्ट मैच में देखा, क्या बढ़िया गेंदबाजी करी, अपने आखिरी ओवर में उन्होंने 3 विकेट चटकाए यहाँ पर। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखता है, एक प्लानिंग के साथ उतरती है SRH, और वो प्लान उनका अभी तक लगातार 4 मैचों में सक्सेसफुल रहा है। तो ये देखना होगा कि आज के मैच में RCB के सामने वो किस तरह के प्लान के साथ उतरते हैं। अगर टॉस जीतेंगे तो जरूर वो पहले गेंदबाजी लेंगे, करना पसंद करेंगे, चेस करना उनको बहुत पसंद है। चलिए फैंटेसी 11 पर नजर डाले थे, कौन से खिलाड़ी आज करिश्मा दिखा सकते हैं। हमने कौन सी फैंटेसी 11 चूज की है, तो भैया दिनेश कार्तिक जी को जरूर रखिए और साथ ही रखिए निकोलस पूरन को। इनके बालों का कलर आपको कुछ पता लग रहा है वैसे क्या है इनके बालों का कलर, क्योंकि आज आंद्रे रसेल ने भी चेंज कर लिया अपने बालों का कलर। तो निकोलस पूरन एंड दिनेश कार्तिक दोनों को आप ले सकते हैं। देन डुप्लेसी, राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन। राहुल त्रिपाठी इस सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की एक अहम कड़ी है, और भाई राहुल नाम हिट है यहाँ IPL में, याद रखना, इसलिए इनको जरूर ले लीजिए। देन दे हैव ग्लेन मैक्सवेल, एडन मार्करम फॉर्म में आ चुके हैं दोस्तों, पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की थी। शहबाज अहमद भी हैं, RCB के लिए ऑलराउंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। देन वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल को भी रखिए, T नटराजन को भी रखिए। तो 3 गेंदबाज अगर आप रखना चाहते हैं तो हसरंगा आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। हर्षल पटेल रिदम में लौट रहे हैं, उनको भी जरूर अपनी टीम में दीजिए। दिनेश कार्तिक, निकोलस पूरन। मुझे लगता है यहाँ पर SRH के लिए निकोलस पूरन भी अच्छा काम कर रहे हैं, नीचे आके 30, 35, 40 रन वो बना रहे हैं। काम कर रहे हैं जितना हेटमायर राजस्थान बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपके ऊपर के बल्लेबाज इतना चल नहीं रहे। केन विलियमसन कभी रन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं वहां पर। फिर उसके राहुल त्रिपाठी उनकी मेन कड़ी है लतिका। राहुल त्रिपाठी की जो बल्लेबाजी है, जो पेशेंस है, जो टेम्परामेंट है ना इस खिलाड़ी के अंदर, ये मे बी अंडररेटेड, बट उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत बढ़िया रहती है जहां तक IPL की बात है। बिल्कुल, मेरे को तो दिनेश कार्तिक के डुप्लीकेट लगते हैं जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं। अगर आपने इनकी बल्लेबाजी स्टाइल देखा होगा तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक इनकी बल्लेबाजी में झलकते हैं। मुझे बड़े पसंद है जिस तरह से ये शॉट खेलते हैं, बड़ा टाइम होता है इनके पास,
बहुत अच्छा टाइम करते हैं बॉल को। लास्ट मैच में भी देखा होगा आप कितने टाइम से फोटो फिनिश करके शॉट को खेलते हैं। तो ये दिखाता है कि मानसिकता कैसी है बल्लेबाज की। बहुत शांति से वो खेलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन उनके फेस पे आप देखेंगे ज़्यादा दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ बॉल को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली खेलते हैं। तो ये एसआरएच की एक स्ट्रॉन्ग बात है बैटिंग में। अगर हम बात करें गेंदबाजी, तो मुझे लगता है आरसीबी को देख के खेलना होगा अगर उनके खिलाफ अच्छे रन यहाँ पर बनाने हैं। अगर चेज भी करना होगा तो बड़े ध्यान से चेज करना होगा। चलिए लतिका, एक मैच अभी चल रहा है गुजरात टाइटंस वर्सेस केकेआर, और जो मैच काफी फंसा हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त 98 रन पे 6 विकेट जो हैं वो जा चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो आई एम होपिंग कि ये भी एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। बट गुजरात टाइटंस ने शुरुआत अच्छी की थी, बट आंद्रे रसेल, चलो बल्लेबाजी की तो हम बात नहीं करें, लेकिन गेंदबाजी मतलब 4 विकेट चले गए एक ही ओवर में, और वहां पे कहते हैं ना अकाउंट क्लोज कर दिया उन्होंने। तो अकाउंट ही क्लोज कर दिया गुजरात टाइटंस का, वरना वो टीम शायद थोड़े और रन बनाती। 4 या 5 ओवर मेरे ख्याल से उनके 35 या 38 रन आए हैं लास्ट के। और ये बहुत बड़ी बात है रविश कि T20 फॉर्मेट में आखिर के आपके 4 या 5 ओवर में सिर्फ 38 रन। यहाँ पर टीम्स 4 ओवर में, आपने देखा होगा चेन्नई ने किस तरह से चेस किया था 4 ओवर में, तो 40 से 50 रन 60 रन बन रहे हैं। और यहाँ अगर कल तो 36 भी बन सकते थे, बस बिल्कुल अगर एक ही ओवर में लास्ट ओवर में 36 रन बन सकते थे। बिल्कुल। और यही चीजें हैं कि देखनी होगी यहाँ पर कि अब किस तरह से मैच को फिनिश करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह गुड थिंग इज दैट लतिका दैट आंद्रे रसेल इज स्टिल देयर। बिल्कुल। और मैंने माही वाले मैच में भी यही बोला था कि जब तक माही है चांसेस बने हैं। यहाँ पर जब तक रसेल खड़े हैं तो चांसेस हैं केकेआर के पास कि वो इस मैच के करीब जा सकते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी मोहम्मद शमी की, जिन्होंने गेंदबाजी करके यहाँ पर केकेआर के बल्लेबाजों को जल्दी जल्दी वापस पवेलियन में भेज दिया। वहाँ दयाल अच्छा उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखा ना कि किस तरह की टीम, रन आपके इतने जुड़े नहीं बोर्ड पे, 157 का आपने टारगेट दिया है, छोटा टारगेट दिया है, और वहां आपकी गेंदबाजी की शुरुआत इस तरह से होती है ना, तो दूसरी टीम पर प्रेशर जरूर रहता है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से फिनिश करते हैं। चलिए हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की भी। 2024 में भी दोस्तों T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया में, कुछ मैचेस अमेरिका में भी हो जाएंगे, और उसके मीडिया राइट्स के लिए आईसीसी ने कहा है कि एक प्लान तैयार कर लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है मीडिया राइट्स बेचे जाएंगे 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये आईसीसी जो है वो आईपीएल की तर्ज पर ही मीडिया राइट्स बेचने की प्लानिंग कर रही है। ये एक और फैसला जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है, और बहुत ज्यादा रेवेन्यू क्योंकि जनरेट होती है। पर 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में, तो उसमें क्या होगा कि गाइज एक बार फिर से हम देखेंगे कि इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैच होगा। खैर दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आरसीबी एंड एसआरएच के मैच की। और इस मैच की अगर मैं आपको दो प्लेयर कहूँ लतिका, तो किनको आप पिक करना पसंद करोगे? मुझे लगता है एसआरएच से मैं उमरान मलिक को पिक करूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरू में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। और अगर आरसीबी से अगर मुझे लेना है दिनेश कार्तिक, ऑलवेज। आरसीबी से आप ले रहे दिनेश कार्तिक को, और उधर से आप ले रहे उमरान मलिक को। तो मतलब एसआरएच के किसी बल्लेबाज पे भरोसा नहीं आ रहा आपको? इतना नहीं आ रहा। राहुल त्रिपाठी ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मैं गेंदबाजी की तरफ ज्यादा जाऊंगी, क्योंकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट ना भी ज्यादा बेहतर कर रही है उनकी। मैच कौन जीत रहा है फिर? एसआरएच। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एसआरएच ने जितने भी अभी तक मैचेस जीते ना लतिका, वो जीते चेस करते हुए, और ये बहुत डिपेंड करेगा कि आज अगर उनकी पहले बैटिंग आ जाती है तो शायद असली परीक्षा उनकी होगी, फिर पता लगेगा। लेकिन रविश, उनकी गेंदबाजी पे मुझे थोड़ा ज्यादा भरोसा है कि वो चाहे पहले बल्लेबाजी करें चाहे बाद में आके बल्लेबाजी करें, उनके बॉलर्स दूसरी टीम को यहाँ पर रोकने में सक्षम हैं। चाहे वो पहले चेस कर रहे हो, चेस करें या फिर टारगेट सेट करें। मुझे लगता है कि उनके बॉलर यहाँ सक्षम हैं कि दूसरी टीम को अपने स्कोर के अंडर रख लेंगे। एक चीज और भी लतिका, आज बहुत कुछ डिपेंड करेगा डुप्लेसी पर, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई, टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, तो दिनेश कार्तिक के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा स्कोर करने का। तो हिज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न्ड। रविश, हमेशा ही ओपनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल के मैच में अगर आपने देखा हो तो डीसी के डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन थोड़ा सा और रुकते ना तो ये चेस करना ना थोड़ा और आसान होता दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत की, जल्दबाजी में नजर आए। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्कोर के आप पास जाइए, आखिर में क्या होगा वो देखा जाएगा। चेन्नई ने जिस तरह से किया, तो वैसे ही ना, फिर जैसे चेन्नई ने किया, आखिर में नो बॉल हो गई आखिर में नो बॉल हो गई और खेल खत्म हो गया। चलिए, लतिका कह रही कि एसआरएच आज मैच को जीत सकते हैं। लेट्स सी गाइस, आरसीबी और एसआरएच के मैच में कौन जीता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।